हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज मैं क्लास 12 की जो बोर्ड रिवीजन सीरीज चल रही है उसका जो नेक्स्ट वीडियो है विच इज़ बेस्ड ऑन एटम्स एंड न्यूक्लियर वो मैं आपके सामने लाया हूँ। इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बचता है सेमीकंडक्टर्स, वो भी मैं एक दो दिन में लाऊंगा तो आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो इस वाले यूनिट में दो पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 है एटम्स, पार्ट नंबर 2 है न्यूक्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स वाले पार्ट से। तो बेटा ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्कस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस करनी है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन निकला, और उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या मॉडल ऑफ एन एटम दिया, और उसके बाद उसी मॉडल का जो है ड्रॉबैक। ठीक है, तो ये चार चीजें इसमें डिस्कस करनी है। नंबर 1 पार्ट है डिस्कस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये रही प्यारे बच्चों आपके सामने डायग्राम मैंने रखी है। तो नंबर 1 चीज अगर आप ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप नंबर 1 लिखोगे प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या है ये आप देखो। नंबर 1 प्यारे बच्चों यहां पे ये रहा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स। इसको हमने एक लेड बॉक्स में रखा है। लेड जो एलिमेंट है लेड उस बॉक्स में रखा है ताकि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ये साइड से लीक आउट ना हो, उसके लिए हमने लेड बॉक्स रखा है। और वहां से स्मॉल होल बनाया है ताकि ये जो है अल्फा पार्टिकल्स वहां से स्ट्रेट लाइन में निकले। ठीक है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। यहां आपने रखा थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल रखा है, गोल्ड फॉइल। और यहां पे ये हमने एक स्क्रीन जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन जैसे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक होंगे, ठीक है, उसके बाद ये निकलेंगे कुछ एंगल्स पे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकलेंगे, कुछ स्मॉल एंगल्स पे निकलेंगे, कुछ लार्ज एंगल्स पे निकलेंगे, और कुछ डिफ्लेक्ट बैक ही हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लिखोगे क्या क्या चीज, वो आप खुद लिखोगे प्यारे बच्चों। इसमें क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। उसके बाद वो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल किस बॉक्स में है? लेड बॉक्स में। ठीक है, वहां से निकलती है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकलती है। वो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पड़ती है किस पे? गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल पे पड़ गई। और उसके बैक साइड से हमने रखा है जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन के पास हमने एक डिटेक्टर रखा है। ठीक है, उस डिटेक्टर का काम क्या? टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल्स। तो ये चीजें आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में प्रिसाइज टू द पॉइंट लिखोगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये तो आपने लिखा। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? ये जो अल्फा पार्टिकल की बीम है इसको हम फॉल कराएंगे किस पे? गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स, हाँ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो लिखा, तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, आर मेड आर मेड टू फॉल ऑन गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल पे हम बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डालते हैं। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक होने के बाद अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है वो किस पे आते हैं? वो आते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, वो चढ़ते हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे चढ़ गए। इतना क्लियर है। और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे आपने रखा है क्या? डिटेक्टर रखा है, जो डिटेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल्स को 0 to 180 एंगल के दरमियान जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो डिटेक्ट करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स लिए, वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराए गोल्ड को, गोल्ड फाइल को स्ट्राइक होने के बाद अल्फा पार्टिकल जो है स्क्रीन पे आते हैं, स्ट्राइक होने के बाद स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन पे जो है डिटेक्टर वो इनको डिटेक्ट करता है किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स आए। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों डिस्कस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इतना ही है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सच यूजुअली ये नहीं पूछा जाता है।
ठीक है, अगर फिर भी पूछा जाएगा आप कर सकते हो। व्हाट वेयर द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन ड्रॉन, तो ऑब्जर्वेशन और क्या कंक्लूजन ड्रॉन किया। चलो प्यारे बच्चों, ऑब्जर्वेशंस और साथ ही कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या मिली। जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है, 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट निकलते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट निकले विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है यहां पे सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है प्यारे बच्चों वो एम्प्टी है, वो उसमें कोई, इसीलिए अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकले। सो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टी, हम नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या निकली, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट पास हुए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से कंक्लूजन में दूसरे कलर से लिखूंगा, तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड ये हुआ मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम, मोस्ट पार्ट या मोस्ट स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, या मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी और वाइट, कोई स्पेस नहीं। अब दूसरा जो है कंक्लूड ऑब्जर्वेशन, वो आपने क्या ऑब्जर्व की, कुछ अल्फा पार्टिकल 0.14% अल्फा पार्टिकल प्यारे बच्चों कुछ छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, उससे कम अल्फा पार्टिकल ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, उससे भी कम अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल्स पे, उससे भी कम लार्ज एंगल्स पे, उससे भी बिल्कुल कम रिफ्लेक्ट बैक हुए। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या निकली, हाँ, सम अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। ठीक है, स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, हाँ उससे भी कम कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मैंने फ्यू यूज किया, एट लार्ज एंगल्स, लार्ज एंगल्स पे वापस 90 से ज्यादा एंगल, ये 90 से कम, लेस देन 90, ये ग्रेटर देन 90, एंड वेरी फ्यू, और उससे भी कम, एंड वेरी फ्यू 1 in 8000, 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो ये चीज क्या इंडिकेट करता है, ये आप देखो बेटा बेटा यहां पे सेंटर पे कुछ था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए मैक्सिमम स्ट्रेट निकले, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, उससे फिर ज्यादा डिफ्लेक्शन, और उससे भी कम टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो। तो ये हुआ, इसका मतलब है सेंटर पे कोई एंटिटी है, सेंटर पे कोई एंटिटी है। ये अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्जड है, इसका मतलब है सेंटर पे जो एंटिटी है उसका चार्ज भी पॉजिटिव है, उसका साइज जो है स्मॉल है और उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका नाम हमने क्या रखा है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस रखा है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्ट, इसका तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल जो है ये एक तो डिफ्लेक्ट भी हुए और रिफ्लेक्ट भी हुए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है ये हेवी पार्टिकल्स है, हेवी पार्टिकल्स है देन इलेक्ट्रॉन्स। इतने हेवी पार्टिकल्स को रोकना फिर वापस भेजना वही कर सकता है जिसका खुद भी चार्ज पॉजिटिव हो और जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया, ये कंक्लूड किया कि सारा पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, सारा पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम जो है वो कॉन्सेंट्रेट है, हाँ वो कॉन्सेंट्रेट है एट सेंटर, सारा पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट है और उसका साइज जो है बहुत स्मॉल है और उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका नाम इसने क्या रखा, न्यूक्लियस। तो दूसरे पॉइंट डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से कंक्लूजन ये मिला कि सेंटर पे एक एंटिटी है जिसका चार्ज पॉजिटिव, जिसकी डेंसिटी, जिसका चार्ज पॉजिटिव, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और उस चीज का नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो दूसरे पॉइंट से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट मिला।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीजें कंक्लूजन इतना काफी, अगर आप लिखोगे ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स में इतना काफी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, और उसमें ड्रॉबैक्स क्या थे। अब इतना सब कुछ करके रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एन एटम दिया। चलो अब आते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या है? रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल नंबर 1 पॉइंट, इसने बोला ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड होल एंड मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, इज concentrated at a very small space at center। और इस चीज का नाम इसने क्या रखा प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस। तो सेंटर पे एटम का मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड है और सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा पॉइंट क्या आया? बाहर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए, और ये अट्रैक्शन की वजह से आना चाहिए इसके नजदीक और इसके साथ कोलाइड करना चाहिए। रदरफोर्ड ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसने बोला बराबर एटम में भी ऐसा ही होता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही इसको घुमाएगा अराउंड एक ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाएगा। इसने बोला द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in the same way as planets revolve around the nucleus। ठीक है, जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व होते हैं अराउंड न्यूक्लियस। एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, देखो यहां पे गलती हो गई। जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स वही प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो घुमाएगा इसको सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यही 2 पॉइंट्स थे बेटा, सिंपल में इतना ही है। चलो प्यारे बच्चों, अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, तो मैं इसमें ज्यादा प्रिसाइज जा रहा हूं क्योंकि ऐसा सच ये पूछा नहीं जाता, इसमें नहीं ज्यादा पूछी जाती। ड्रॉबैक्स इसमें क्या है? नंबर 1 प्यारे बच्चों, इसने डज नॉट, आपको तो पता होगी क्लास 9th में भी, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसने एक एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है जब भी कोई चार्जड पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट होगा, जब भी कोई चार्जड पार्टिकल क्या होगा? एक्सेलरेट, वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप देखो यहां पे न्यूक्लियस, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये तो रदरफोर्ड ने बोला अगर इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमता है, ठीक है, घूमता है, अरे ये तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में है। सो इलेक्ट्रॉन जो है इट इज अंडर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज अंडर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में है ना। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेल, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में है, व्हाट शुड हैपन? इट शुड इमिट, ये इमिट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इमिट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या प्रैक्टिस, जब इसने इमिट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट की तो इसने एनर्जी रेडिएट की, एनर्जी रेडिएट करने की वजह से इसकी स्पीड कम होगी, रेडियस कम होगा, फिर से एनर्जी लगाना चाहिए, कंटिन्यू लगाना चाहिए और कोलैप्स होना चाहिए। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। सो इट शुड इमिट रेडिएशंस एंड अल्टीमेटली इट शुड कोलैप्स इन न्यूक्लियस।
तो ऐसा होना चाहिए एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटम जो है स्टेबल है, रदरफोर्ड के हिसाब से अनस्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल है, तो ये गलती हो गई। और दूसरा जो है ड्रॉबैक साइड में मैं लिखूंगा, दूसरा ड्रॉबैक जो है आपने पता पता होगा। अच्छा, इस हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा, एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा, फाइनली कोलैप्स हो जाएगा। उस हिसाब से जो एनर्जी निकलेगी कंटिन्यूस फॉर्म में निकलेगी एनर्जी, कोई डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होगी। इस हिसाब से जो स्पेक्ट्रम होगा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए रदरफोर्ड के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज अलग है, बाल्मर सीरीज अलग है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसने ये चीजें एक्सप्लेन नहीं की प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका रदरफोर्ड का सारा के सारा जो है वो कंक्लूड हो गया। चलो, व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इसकी रिलेशन भी आपको डिराइव करनी है, कभी आता है क्वेश्चन, और उसकी इक्वेशन भी, इक्वेशन या रिलेशन, और डिराइव इट्स रिलेशन, डिराइव इट्स रिलेशन, डिराइव इट्स रिलेशन। आप देखो प्यारे बच्चों, ये रहा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यहां पे रहा न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, ये रहा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जैसे अल्फा पार्टिकल क्लोज गया, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज। जितना अल्फा पार्टिकल क्लोज जाएगा, न्यूक्लियस उतना इसको रिपल करेगा। फिर से क्लोज गया, फिर से रिपल्शन मिली, फिर से क्लोज गया, फिर से रिपल्शन मिली। अरे जितना जितना क्लोज जाएगा उतनी ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगी, और एक स्टेज पहुंचेगी, एक स्टेज पहुंचेगी, अरे एक स्टेज पहुंचेगी, यहां पे अल्फा पार्टिकल जो है वो रुक जाएगा, और इसके बाद जो है वापस चला जाएगा। यहां पे इसकी स्पीड इतनी कम कि जीरो बन गई है। यहां पे इसके पास हाई स्पीड थी, यहां पे इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी थी। जितना जितना क्लोज गया, जितना जितना न्यूक्लियस के क्लोज, न्यूक्लियस ने रिपल किया, स्पीड कम हो गई, यहां पे स्पीड डिक्रीज, यहां पे स्पीड इससे भी ज्यादा डिक्रीज। जितना जितना क्लोज होता गया, स्पीड उतनी कम होती गई, और इस स्टेज पे स्पीड जो है जीरो बन चुकी है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो बन चुकी है। काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर उस टाइम आप सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और इसके दरमियान डिस्टेंस ढूंढोगे, उसी डिस्टेंस का नाम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टू द पॉइंट, टू द पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल becomes zero and it is reflected back। ऐसे भी लिख सकते हो। कोई इससे ज्यादा बेटर डेफिनेशन लिखिएगा, वो बोलेगा ये वो वाले पॉइंट, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से उस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो भी आप लिख सकते हो, चलो वो भी मैं लिखाऊंगा। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the point where kinetic energy of alpha particle gets converted into electrostatic potential energy between alpha particle and nucleus। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए रिलेशन, चलो बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए रिलेशन देखो प्यारे बच्चों, ये था अल्फा पार्टिकल, इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, गया आगे, आगे गया, आगे गया, आगे गया, तो यहां पे पहुंचा। ठीक है, तो यहां अल्फा पार्टिकल के पास 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
ठीक है, और वो भी पॉजिटिव। यहां पे टारगेट न्यूक्लियस है, इसका चार्ज ZE है, गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर फिलहाल मैंने Z रखा। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल रुक गया। इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मानी जाती है। अच्छा, आप मुझे बोलो प्यारे, बोलो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? अल्फा पार्टिकल के पास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जरा किसके बराबर? हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। अच्छा, फाइनली जब ये क्लोज गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जरा किसके पास? k। Q1 है Z इंटू ई, है ना, Q1 Q2 बाई R12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Q1 है ZE, Q2 है अल्फा पार्टिकल का चार्ज, वो है ट्वाइस ई, और इनकी डिस्टेंस जो है R0 है। ये रहा अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ई, ये रहा टारगेट न्यूक्लियस ZE। इन दो के बीच में डिस्टेंस किसके बराबर है? R0 के बराबर। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा बराबर k ZE इंटू 2e डिवाइडेड बाई R0। क्रॉस करके बोलो R0 किसके बराबर? k ZE इंटू 2e डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। Z है गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 के बराबर, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक। M अल्फा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, है ना। और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल 2.1 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड। सब्स्टिट्यूट करो प्यारे बच्चों, आपको R0 जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू आएगा। ठीक है, वो राउंड अबाउट 10 4 समथिंग लाइक दैट आएगा, 4 इंटू 10 पावर माइनस 14। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप देखना क्या आएगा, लेकिन रेंज में बोल रहा हूं 10 पावर माइनस 14 मीटर के आसपास ऐसा ही आएगा। तो ये था प्यारे बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो बेटा, नेक्स्ट है डिफाइन इंपैक्ट पैरामीटर। जरूरत नहीं था ये, तो भी फिर भी मैं डिफाइन करूंगा। चलो, यहां पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहां पे वो वाला अल्फा पार्टिकल है जो फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड हम मानेंगे, ये वाला निकला अनडिफ्लेक्टेड निकला, ठीक, ये बहुत दूर वाला अल्फा पार्टिकल है। अगर हम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इसके वेलोसिटी वेक्टर, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इस पे डालेंगे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है बच्चों, सो इसको हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। सो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां? फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, जितना जितना अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस के सेंटर लाइन के नजदीक आएगा, उतना उतना इंपैक्ट पैरामीटर कम होता जाएगा। अच्छा, अब व्हाट इज द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री पे आया? अरे ये है, ये अल्फा पार्टिकल आया और 180 डिग्री पे वापस आया। इसका इंपैक्ट पैरामीटर कैसे निकालेंगे? लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, वो लाइन सेंटर से निकलेगी, इसका कोई भी इंपैक्ट पैरामीटर नहीं है। अगर ऊपर होता तो इंपैक्ट पैरामीटर था, क्योंकि ये नजदीक आया 180 डिग्री पे वापस निकला, इसका डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री, इसका इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो 0 है, तो इसको 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड और उसके रिलेटेड टर्म्स। अब हम आएंगे प्यारे बच्चों बोहरस मॉडल ऑफ एन एटम पे। चलो बेटा, अब क्या है? स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहरस मॉडल ऑफ एन एटम। बोहरस मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट आपको स्टेट करने हैं, और रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट का जो है वो एक्सप्रेशन निकालना है। चलो प्यारे बच्चों, पहले आते हैं बोहरस पोस्टुलेट्स पे। तो नंबर 1, बोहर ने क्या बोला? सबको पता होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो बोहर ने बोला, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स में,
चलो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स लिखेंगे। इन सर्कुलर, अरे रदरफोर्ड ने भी तो यही बोला था, वो घूमते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट वर्ड उसने यूज नहीं किया, इसने एक्स्ट्रा चीज यूज किया ऑर्बिट वर्ड। लेकिन इससे होगा क्या, मसला है सर्कुलर मोशन, वो तो फिर से सर्कुलर मोशन ही आई। लेकिन इसने क्या बोला, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड with fixed amount of energy, with fixed amount ऑफ एनर्जी। ये बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसने बोला जो भी ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, पहले ऑर्बिट में ये तब तक रहेगा जब तक इसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। सो ऑर्बिट में घूमने से ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि इसको अपनी एनर्जी फिक्स्ड रखनी है। सो इस वर्ड से, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्ड्स जो है, ये एक्स्ट्रा चीज है जो रदरफोर्ड ने नहीं बोला था। बोहर ने ये चीज बोली, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं गिरेगा न्यूक्लियस में, क्योंकि जब तक ये ऑर्बिट में है एनर्जी अपनी फिक्स्ड रखेगा। ठीक है। अब कहां कहां पे ऑर्बिट पॉसिबल है, इसने बोला ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। ऑर्बिट वहां पे दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो h/2 या उसका मल्टीपल होगा। जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2 या उसका मल्टीपल, वही पे ऑर्बिट प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब तीसरा है स्पेक्ट्रम का पॉइंट। इसने बोला है, अच्छा जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जब ये जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ये एनर्जी लगाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो एनर्जी होगी E2 - E1। ठीक है, आपने सुना होगा, यानी कि hc या hν और hc/λ। इसने बोला हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट does not emit radiations continuously, does not emit radiations continuously, radiation जो है वो continuously नहीं, but in packets fixed units में लगाता है। when it jumps from higher to lower orbit, when it jumps from higher टू लोअर ऑर्बिट। ठीक है, तो अब लिखना है फिर E2 - E1 इक्वल टू hν। ठीक है बच्चों, अगर इतना लिखोगे 3 पोस्टुलेट्स काफी है। अब इसी मॉडल से हमें प्रूव करना है रेडियस की फॉर्मूला। चलो बच्चों, अब नजर रखो। अब यहां पे आपने एक न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, यहां पे बाहर बेटा इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट जो है r के बराबर है। नंबर 1 पहले निकालेंगे Fe। व्हाट इज Fe प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? K। Q1 Ze, Q2 E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, ये है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, तो वो किसके बराबर होगा? mv² डिवाइडेड बाई r। सो बोहर ने क्या बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा, तो बच्चा लोग, तो यहां पे हम इक्वेट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इक्वेट करो, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² डिवाइडेड बाय r। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Ze इंटू E डिवाइडेड बाई r²। एक R के साथ गया, सो क्रॉस करके R आपको आएगा K Ze² डिवाइडेड बाई mv²। ये आपका रेडियस आया, लेकिन इसमें v है। अभी हमारा आंसर पूरा नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, r भी निकालेंगे, v भी निकालेंगे, हमें 2 डेरिवेशंस खत्म होगी। अब दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम, L जो है nh/2, एंगुलर मोमेंटम mvr किसके बराबर? nh/2। सो v किसके बराबर आया? nh डिवाइडेड बाई 2πmr। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा।
वी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो बच्चा लोग, तो क्या आएगा, आर की फॉर्मूला आपको आएगी, आर की फॉर्मूला आपको आएगी, क्या आएगी बेटा, के जेड ई स्क्वायर, यही आया प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय एम, और वी स्क्वायर आएगा, वी किसके बराबर, एन एच बाई 2 पाई mr होल स्क्वायर, यही आया। चलो बच्चा लोग, सो आर किसके बराबर आया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, फिर आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यही आया। चलो ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर आएगा आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आर आर के साथ गया, आर इक्वल टू एम, आया एम, और स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, एक एम के साथ गया, ठीक है, और आपको आएगा क्रॉस मल्टीपल करके, क्रॉस मल्टीपल, नीचे वाली एक्सप्रेशन है ना, इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, ये ना नीचे वाली एक्सप्रेशन जो है, नीचे वाली एक्सप्रेशन उसको क्रॉस करो, यहाँ पे एक आर बचेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, क्योंकि एक कैंसिल हुआ, ये क्रॉस में जाएगा, ये भी क्रॉस में, आपको आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, यही आया। चलो बच्चों, अच्छा के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, आर का वैल्यू आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बदले ये आया, और जेड ई स्क्वायर, टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, 4 के साथ गया बच्चों, पाई पाई के साथ गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, आर का वैल्यू आपको आएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, और बाहर जेड आएगा। तो ये चीज सब की सब मैंने किस में रखी, ब्रैकेट में, ये मैंने ब्रैकेट में रखी। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया, आर का वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर आया डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, और बाहर आपको आया एन स्क्वायर बाई जेड। ये है रेडियस की फाइनल एक्सप्रेशन। ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एच पाई एम ई स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको 0.53 राउंड अबाउट आएगा, और एन स्क्वायर बाई जेड इतने एंगस्ट्रॉम। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका रेडियस का वैल्यू। अब आप निकालोगे वेलोसिटी का वैल्यू। कभी एक्सप्रेशन में वेलोसिटी की भी डेरिवेशन आ सकती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ये जो आर का वैल्यू निकला ये हम यहां पे सब्स्टिट्यूट, चलो मैं इसको रखूंगा नाम इक्वेशन नंबर 2। हाँ चलो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 2, तो आपको क्या आएगा प्यारे बच्चों, वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, क्या था वेलोसिटी का वैल्यू, एन एच बाई 2 पाई mr, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई m, आर का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। एच एच के साथ गया, एम एम के साथ गया, पाई पाई के साथ गया, ठीक है। एक एन के साथ गया, वी का वैल्यू आपको आया, ठीक है, जेड बाई एन, तो आपको आएगा ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ठीक है, और बाहर आपको आएगा जेड डिवाइडेड बाई एन। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, सिंपल। ब्रैकेट में जो भी टर्म है प्यारे बच्चों वो सारी की सारी टर्म कांस्टेंट है। वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन इतने मीटर पर सेकंड आएगा। पहले रेडियस निकलेगा, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट, using Bohr postulates obtain the expression for total energy of an electron in an orbit and hence draw energy level diagram showing line spectra to Balmer series की transition आपको उसी
डायग्राम में दिखानी है। पहले हम एनर्जी निकालेंगे। चलो बच्चा लो, कोई इशू नहीं है। नंबर वन एनर्जी जो है वो होगी काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की सबसे आसान फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। अभी आपने पढ़ा एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। आर आर के साथ गया एम वी स्क्वायर आपको आया के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सो काइनेटिक एनर्जी आपको आया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आपको आया के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आया के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी रहा है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास वो होगी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल, क्योंकि डिराइव लिखा है क्वेश्चन में तो डिराइव करेंगे। ये है प्यारे बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस साइन सी, क्योंकि पोटेंशियल में साइन भी लेनी पड़ेगी। सो ईपी पोटेंशियल एनर्जी आएगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर नहीं, सिंपली आर। सो पोटेंशियल एनर्जी आपको आई माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब दोनों एनर्जीज को ऐड करके हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। तो ये रही प्यारे बच्चों आपकी टोटल एनर्जी। जरा किसके बराबर आएगी टोटल एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। आपको जो टोटल एनर्जी आई माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। तो ये रही आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कोई इश्यू नहीं है। सो टोटल एनर्जी जो है माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। आर का वैल्यू तो अभी आपने निकाला, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो टोटल एनर्जी आपको आएगी माइनस के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जेड ई स्क्वायर, नीचे 2, आर का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जो भी आपने डिराइव किया, डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्वायर, बाहर आएगा एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू, टोटल एनर्जी का वैल्यू जो आया बच्चों, तो ठीक है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत चीजें आसान हैं। तो ये बहुत ही, और ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में भी देखा होता है बार बार। तो पाई पाई के साथ गया, ठीक है, 4 to 8 आपको आएगा m माइनस m e पावर 4, m e पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 to 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आया, और बाहर आपको आया जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपका टोटल एनर्जी है, ये आपका टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी आपको आया माइनस ब्रैकेट में जो टर्म्स है ये 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। मैंने कन्वर्ट करके रखा है। तो ये रही आपकी टोटल एनर्जी की फाइनल एक्सप्रेशन जो आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी सुनी होती है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो पहला पार्ट जो इसका था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, हमने टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली। एनर्जी लाइन डायग्राम ट्रांस बिटवीन द एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है। इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम, चलो हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 है, एनर्जी का वैल्यू आपको आएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z का वैल्यू 1। चलो ऑर्बिट नंबर 1 n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी का वैल्यू आपको आएगा प्यारे बच्चों -13.6। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी का वैल्यू, n का वैल्यू 2 डालो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है,
तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी का वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी का वैल्यू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालनी है, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, इन दो की डिफरेंस आपको आएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दो की डिफरेंस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है बच्चों, तो यहां पे दिखाएंगे, ये रही आपकी फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, दूसरी ऑर्बिट जो है 10.2 ऊपर जाएंगे, तो ये दूसरी ऑर्बिट, उसकी एनर्जी, तीसरी 1.89 ऊपर, चौथी 0.66 ऊपर। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसी बहुत सारी लेवल्स बन जाएगी, बहुत सारी लेवल्स बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी लेवल, और वो क्लोज आएंगी, फिर से क्लोज आएगी, और लास्ट में ओवरलैप होके कंटिन्यूम बनाएगी। ठीक है, तो ये रही एनर्जी लेवल डायग्राम, ये फर्स्ट है। चलो n इक्वल टू n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, एनर्जी का वैल्यू -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 एंड सो ऑन। तो ये बनी एनर्जी लेवल डायग्राम। अब बोलता है इसी एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको क्या करना है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ बाल्मर सीरीज आपको दिखाना है। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो ये रही सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को आना है, या तो थर्ड टू सेकंड जंप करेगा, या फोर्थ टू सेकंड, या फिफ्थ टू सेकंड, या लास्ट शेल टू सेकंड शेल। तो ये रही कौन सी सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका बाल्मर सीरीज जो है, ये रहा आपको बाल्मर सीरीज। तो ये इसमें लेवल, एनर्जी लेवल डायग्राम पे मैंने दिखाया। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन और आयोनाइज। अब इलेक्ट्रॉन चाहता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करना। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ये एनर्जी लगाता है इक्वल टू E2 माइनस E1, दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं एक्साइट हो जाऊं, जंप करूं लोअर शेल से हायर शेल, तो हमें इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी ही एनर्जी E2 माइनस E1 एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी वजह से ये जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। सो एक्साइटेशन एनर्जी पहले हम डिफाइन करेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी है क्या प्यारे बच्चों, इट इज द एनर्जी required by electron to jump from any given shell to higher shell। इतना क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ये एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट देंगे इलेक्ट्रॉन जंप होगा, रेडिएशन डालेंगे इलेक्ट्रॉन जंप होगा, E2 माइनस E1 एनर्जी देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, और तीसरा चीज है हम इलेक्ट्रॉन को देंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देंगे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल। यहां पे एक प्लेट रखेंगे, यहां पे दूसरा प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये जंप करेगा लोअर से हायर शेल तक। उसी पोटेंशियल का नाम एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, एक्साइटेशन पोटेंशियल है क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू मेक इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर शेल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अब आते हैं एक्साइटेशन एनर्जी और इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी गिवन शेल में होगा, इसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे और ये जो है कंप्लीट आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन to escape, yeah, to make it jump from given shell to
इन्फिनिटी पे गया, यानी कि एटम के बाहर चला गया या तो आयोनाइज हो गया। और ये एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ताकि ये जंप हो। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन जो है चला जाए बाहर, एनर्जी मिलेगी इसको, ठीक है, वो पोटेंशियल जो है कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इट गेन्स एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी? इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी इसको मिलती है और ये चला जाता है। मुझे लगता है इतना क्लियर हुआ। एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ विच थ्योरी? बोहर्स थ्योरी। तो यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइंस आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है, आप देखो प्यारे बच्चों, है आपने सुना है अभी बोहर ने बोला व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो ये एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? E2 माइनस E1, जो कि h न्यू के बराबर होगी या hc बाई लेमडा के बराबर, ठीक है। ये है N2 और ये है N1। N2 है कोई भी हायर शेल, N1। जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे E2 की जगह, E1 की जगह, तो आपको फॉर्मूला निकलती है, डेरिवेशन जरूरत नहीं है, 1 बाई लेमडा। आपको पता है फेमस रिडबर्ग्स फॉर्मूला, R 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, और बाहर है Z स्क्वायर। R जो है रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहलाता है। इस फॉर्मूला का नाम है रिडबर्ग्स फॉर्मूला। केमिस्ट्री में क्लास 11 में भी आप डिटेल में ये देखते हो। सो अब क्या होता है? सो व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप्स from any higher shell to lower shell, comma, it emits radiations. It emits radiations. और उस रेडिएशन की वेवलेंथ लेमडा, तो वो कैसे निकालेंगे? 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर, फिर ब्रैकेट में 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, ये बाहर। अब ट्रांजिशन होगी फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स। ट्रांजिशन जो है प्यारे बच्चों, फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, अगर हम डिफरेंट लेवल्स की ट्रांजिशन देखेंगे, सेकंड टू फर्स्ट हो सकती है, थर्ड टू फर्स्ट हो सकती है, सेकंड टू फर्स्ट, थर्ड टू फर्स्ट, थर्ड टू सेकंड, फोर्थ टू सेकंड, गिव्स डिफरेंट वेवलेंथ्स। और वही वेवलेंथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। वही वेवलेंथ जो डिफरेंट सीरीज ऑफ वेवलेंथ निकली, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन एटम में। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? नंबर 1 पॉसिबिलिटी है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू फर्स्ट शेल, किसी भी हायर शेल में फर्स्ट शेल में आएगा। कहां कहां से आ सकता है? फर्स्ट N1 का वैल्यू तो फिक्स हुआ 1 के बराबर, फर्स्ट में आना है। कहां कहां से जंप कर सकता है? सेकंड से फर्स्ट जंप, थर्ड से फर्स्ट में आएगा, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, या लास्ट शेल इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा। यहां से जो लाइन निकलेगी वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी लाइमन सीरीज। अगर सेकंड से इसने जंप किया, इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। थर्ड से फर्स्ट जंप को सेकंड लाइन, इन्फिनिटी लास्ट शेल से फर्स्ट जंप को इसको बोलेंगे लास्ट लाइन। तो अगर आप वैल्यू निकालने हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आएगा। फर्स्ट लाइन आप बोलोगे 2 to 1 जंप, लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 1 जंप, आपको आंसर आएगा। इसका वैल्यू आपको आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसका वैल्यू आपको आएगा 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, आप चेक करना, आपको आएगा, ये आपको आएगा। ठीक है बच्चों, सो ये सीरीज जो है 912 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1216 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज है। इसका मतलब है अल्ट्रा वायलेंट रीजन में ये लाई करती है। इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरी सीरीज है बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज? आप जानते हो अच्छे से इसको।
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर शेल, फ्रॉम एनी हायर शेल टू सेकेंड में जंप करता है। यानी कि n1 का वैल्यू फिक्स हुआ है, 2 सेकेंड में आना है। कहां से आ सकता है, या तो थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा, फिफ्थ से सेकंड में जंप करेगा, या लास्ट से। तो ये जो है स्पेक्ट्रल सीरीज बन गई, बाल्मर सीरीज। थर्ड से जंप करने को सेकंड में आएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन। इन्फिनिटी से सेकंड में आएगा, उसको बोलेंगे लास्ट लाइन। तो ये आपका आंसर। सो आप 3 to 2 वैल्यू चेक कर सकते हो, या इन्फिनिटी टू 2 वैल्यू चेक कर सकते हो। तो इसको आएगा 2, 4, 9, 1, 2 into 4, 3, 6, 4, 8 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6, 5, 6, 6 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज आएगी, आप चेक करना खुद। सो ये विजिबल रीजन में है। किस रीजन में है, विजिबल रीजन में। इसी तरह से आप बाकी सीरीज भी चेक कर सकते हो। चलो अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है एटम्स के। व्हाट वुड हैपन इफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर स्टेशनरी, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते एटम में तो क्या होता, यहां पे न्यूक्लियस था, यहां पे इलेक्ट्रॉन था। अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता तो ये इसको सीधे अपनी ओर अट्रैक्ट करता और ये कोलैप्स इसमें होता, कोलाइड होता। सो इलेक्ट्रॉन्स वुड गेट अट्रैक्टेड। कौन अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। जब इसको न्यूक्लियस है तो ये कोलाइड होके किसके साथ कोलैप्स हो जाएगा, कोलाइड और कोलैप्स हो जाएगा इन न्यूक्लियस। क्योंकि ये घूमता है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, बाकी चीजें वो तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी जो है प्यारे बच्चों, आपने देखा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन जो है दे आर बाउंड टू न्यूक्लियस, बाउंड टू न्यूक्लियस बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए नेगेटिव। अच्छा, नेम द सीरीज विच लाइज इन अल्ट्रा वायलेंट और विजिबल। अभी तो मैंने दिखाया अल्ट्रा वायलेंट में कौन है, लाइमन सीरीज। विजिबल में कौन है प्यारे बच्चों, बाल्मर सीरीज। नेम द सीरीज विच हैज लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किस सीरीज की है। अरे अभी निकालिए ना वेवलेंथ का वैल्यू, सबसे कम था ना लाइमन का 912 से लेकर 1216 तक। तो ये कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ सबसे कम है, उसके बाद की वेवलेंथ बढ़ती है। नेम सीरीज विच लाइज इन विजिबल पार्ट, विजिबल पार्ट में कौन है, बाल्मर सीरीज। इसीलिए बाल्मर सीरीज को फर्स्ट डिस्कवर किया गया, क्यों, क्योंकि विजिबल पार्ट में है, ये इंसान को अपनी आंखों से ही दिखी। तो यहां तक हमारा एटम जो है कंक्लूड होता है। अब हम आते हैं न्यूक्लियर की ओर, किसकी ओर, न्यूक्लियर की ओर। तो यहां से बेटा मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा, एटम्स को मैं ज्यादा फास्ट चला इसलिए क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी आपने सुनी होती है क्लास 11th में, केमिस्ट्री में भी, 12th में भी, फिजिक्स में भी, तो वो चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो यहां से थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, हाउ इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू मास नंबर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और मास नंबर की क्या रिलेशन है, आपको पता है। न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर जो है प्यारे बच्चों, आपको पता है वो R0 A⁻⅓ के बराबर होता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर। सो R is proportional to A⁻⅓. This is the relationship. Next, show that nuclear density is independent of mass number. nuclear density और mass number की कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ चलो यहां पे मैंने न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस में क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर की डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस होगी और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास किसका, न्यूक्लियस का, वॉल्यूम न्यूक्लियस की। तो डेंसिटी आपको आएगा। अच्छा, न्यूक्लियस में किस किस का मास आएगा, प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास, कुल मिला के न्यूक्लियॉन्स का मास। एक न्यूक्लियॉन का मास हम मानेंगे 1 AMU के बराबर होगा ना, 1 AMU के बराबर।
राउंड अबाउट। दो न्यूक्लियॉन्स का मास 2 AMU। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? ए, जिसको आप मास नंबर बोलते हो। मास नंबर इंक्लूड करता है प्रोटॉन्स भी न्यूट्रॉन्स भी। सो ए होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एक न्यूक्लियॉन का मास 1 AMU, दो का 2 AMU, तीन का 3 AMU, और ए न्यूक्लियॉन्स का मास होगा ए इंटू 1 AMU। ये हुआ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मैं यहां पे पहले लिखूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होगा ए इंटू 1 AMU। एक न्यूक्लियन का मास 1 AMU, दो का मास दो, ए का ए न्यूक्लियॉन्स का मास ए इंटू 1 AMU। इतना क्लियर होगा। नीचे आएगा आपको वॉल्यूम। चलो बेटा, वॉल्यूम आपको आएगा 4/3 पाई r क्यूब। यही तो है, आप मानेंगे स्फीयर है। आर किसके बराबर प्यारे बच्चों? 4/3 पाई। आर किसके बराबर? r0 a⁻1/3 ऊपर क्यूब जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम आपको आएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। 4/3 पाई इंटू r0 क्यूब इंटू ए। तो नीचे आएगा 4/3 पाई इंटू r0 क्यूब इंटू ए के साथ गया। डेंसिटी आपको आया 3/4 पाई r0 क्यूब, इतने इंटू 1 AMU। ठीक है, आप देखो प्यारे बेटो, ये डेंसिटी की फॉर्मूला निकली। तो 1.67 इंटू 10 पावर क्या निकलेगा वो डिफरेंट, मुझे वैल्यू के साथ गर्ज नहीं है। मुझे दिखाना था इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे ए था, ऊपर ए था, ए और ए आपस में कैंसिल हुआ। डेंसिटी फॉर्मूला में कहीं पे भी ए नहीं है। देयरफॉर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। वैल्यू भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, व्हाट आर आइसोटोप्स? आपको पता है आइसोटोप्स है ये न्यूक्लिय है ऑफ सेम एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर Z क्या होगा? सेम। मास नंबर ए क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसा कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, दोनों का एटॉमिक नंबर 92 एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। एक का 235, दूसरे का 238। इसी तरह से ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, चलो बात, कार्बन 612, अच्छा ये भी कार्बन 612, कार्बन 614, दोनों का एटॉमिक नंबर 66, मास नंबर एक का 12, दूसरे का 14। अच्छा, व्हाट आर आइसोबार्स की पहले बात करेंगे। आइसोबार्स है न्यूक्लिय ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर ए जो है वो सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे क्या? जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो इसको हम बोलेंगे आइसोबार। अच्छा, कार्बन 614 जो कि रेडियो एक्टिव डेटिंग को लगता है, नाइट्रोजन 714। अब देखो, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन ऊपर मास नंबर जो है दोनों का सेम है, इनको हम बोलेंगे आइसोबार। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ये ऐसे न्यूक्लिय है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन नंबर इनमें सेम होगा। न्यूट्रॉन का नंबर यानी कि A-Z वैल्यू जो है वो सेम होगा। ठीक है, इनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास डिफेक्ट? चलो प्यारे बच्चों, आप देखो क्या होता है। यहां पे हम मानेंगे 1 kg है, यहां पे हम मानेंगे 2 kg है, यहां पे मानेंगे चलो तीसरा 2 kg है। टोटल मास हम जब ये मिलेगा इसके साथ, ये मिलेगा इसके साथ, तीनों आपस में मिलेंगे, ठीक? तो हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्टेड मास कितना होगा? एक्सपेक्टेड मास हम मानते हैं एक का 2, दूसरे का 2, तीसरे का 1। सो टोटल एक्सपेक्टेड मास हम मानते हैं 5 kg के बराबर होना चाहिए। 2 2 और 1 तो 5 होता है, ऐड करके 5 होगा। लेकिन अगर इनका जो है एक्चुअल मास, जो इनका तीनों का क्या है,
एक्चुअल मास है वो आता है 4.8 kg ही आता है, कम आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब ये तीन मिल गई, इनका मास तो 5 होना चाहिए लेकिन 5 से कम है। इसका मतलब है जब ये तीन मिल गए कुछ मास जो है वो कम हुआ। कम हुआ, कितना मास कम हुआ? 5 kg होना चाहिए लेकिन है 4.8, 0.2 kg मास जो है वो लॉस हुआ है। अरे वही मास लॉस जो है कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। जो मास लॉस हुआ है उसी का नाम है मास डिफेक्ट। सो यहां पे क्या है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में अब किसको देखो, न्यूक्लियस में क्या आते हैं? न्यूक्लियॉन्स आते हैं। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या हुआ? प्रोटॉन्स आए, न्यूट्रॉन्स आए, ठीक है, प्रोटॉन्स आए और न्यूट्रॉन्स आए। ये कंबाइन होके क्या बनाए प्यारे बच्चों? ये कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बनाया इन्होंने। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? वी एक्सपेक्ट दैट मास ऑफ न्यूक्लियस, वी एक्सपेक्ट दैट मास ऑफ न्यूक्लियस जो है इट शुड, वी एक्सपेक्ट करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस शुड बी सम ऑफ masses of न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मास सम अप होके न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? बट इन एक्चुअल, एक्चुअल में क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियस जो है इज लेस देन सम ऑफ masses ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक्चुअल में ये होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूक्लियॉन्स मिल गए, इन्होंने न्यूक्लियस बनाया, वहां पे कुछ मास लॉस हुआ, उसी लॉस इन मास का नाम क्या है? मास डिफेक्ट। देयरफॉर व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस, कमा some mass is lost in the formation of nucleus. Some mass is lost in the formation of nucleus. इसी लॉस इन मास का नाम क्या है? मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट किसके बराबर है प्यारे बच्चों? एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। एक्सपेक्टेड मास किसके बराबर होना चाहिए? सारे न्यूक्लियॉन्स का मास। इसमें आएगा मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, सारे न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड होगा, माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ प्रोटॉन्स आया Z टाइम्स MP, न्यूट्रॉन्स का मास A माइनस Z टाइम्स MN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये रहा आपका मास डिफेक्ट, ठीक है, ये रहा आपका मास डिफेक्ट। अच्छा, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? जो मास लॉस हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो मास लॉस हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, वो मास गया कहां? वो कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ प्यारे बच्चों? एनर्जी में। उसी एनर्जी का नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम इतनी ही बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को वापस देंगे, वो स्प्लिट होगा इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स? जो है, जो फोर्स बांध के रखता है न्यूक्लियॉन्स को, जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, उनकी नंबर 1 है इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या है प्यारे बच्चों? शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये स्पिन डिपेंडेंट है, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। चलो बच्चों, next, how does binding energy per nucleon vary with mass number? What is its significance? How does binding energy per nucleon, अच्छा, ये जो binding energy per nucleon और mass number की जो रिलेशन है वो कैसे वेरी होती है और उनकी उस ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है? पहले मैं ग्राफ डाउनलोड करूंगा।
तो ये रही डायग्राम प्यारे बच्चों। सो हाउ डज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद मास नंबर, तो कैसे वेरी होती है आप देखो प्यारे बच्चों, कैसे वेरी होती है। नंबर 1 पॉइंट अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस। तो आप देखो प्यारे बच्चों, लाइट न्यूक्लियर के लिए यहां से मास नंबर है, यहां से मास नंबर है, और यहां से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, इसी को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। जैसे जैसे बेटा आप देखो, पहले ही एब्रप्ट स्टीप स्लोप है, खतरनाक स्टीप स्लोप, और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। सो फॉर लाइट न्यूक्लियर, हाँ, फॉर लाइटर न्यूक्लियर के लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस एब्रप्टली विद मास नंबर। मास नंबर थोड़ा बढ़ गया, आप देखो मास नंबर तो थोड़ा बढ़ गया लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब है which means abrupt increase in stability, abrupt increase in stability, ठीक है, क्योंकि जैसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ गई। अब उसके बाद है पीक है, यहां पे इसमें हीलियम-2 4 है, दूसरी पीक है कार्बन-6 12, ऑक्सीजन, इसी तरह से पीक्स है। इन पीक्स पे जो है, जो न्यूक्लियर है, क्या वो कम स्टेबल होंगे या ज्यादा स्टेबल होंगे? तो ठीक है बेटा, तो ये था पहला कि लाइटर न्यूक्लियर जो है, जैसे ही मास नंबर इनिशियली बढ़ता है उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। उनके बाद आप देखो पीक्स है, यहां पे पीक्स है, यहां पे पीक्स है, पीक्स पे जो न्यूक्लियर है, पीक्स के ऊपर यहां पीक है, यहां पे पीक्स है, पीक है, पीक्स पे जो न्यूक्लियर है इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो पी के नीचे है इसकी स्टेबिलिटी कम, जो पी के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली उससे ज्यादा, क्योंकि उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, पी के ऊपर है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, जो न्यूक्लियर है सम न्यूक्लियर जो है मास नंबर, बुक डिफरेंट वेरिएशन है, मास नंबर 3 से लेकर 20 तक, कहीं पे 24 भी लिखा है, इनमें जो न्यूक्लियर है मास नंबर 20 तक, मास नंबर 20 तक जो न्यूक्लियर है, 20 से कम न्यूक्लियर है, इनमें से कोई न्यूक्लियर पीक्स के ऊपर है, पीक्स पे कौन कौन सा न्यूक्लियर है आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, हीलियम-2 4 है, उसके बाद क्या है दूसरे, कार्बन-6 12, ऑक्सीजन 8 16, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर है ये पीक के ऊपर है, इनकी दे आर मोर स्टेबल, देन देयर नेबर्स, अपने नेबर्स से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये पीक के ऊपर है। ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे 32 के बाद बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली, पहले तो एब्रप्टली इंक्रीज हो गई, लेकिन अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो गई, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई, ठीक है, इस तरह से। और सबसे ज्यादा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है यहां पे है आयरन 56 के लिए, ठीक है। तो उसके बाद लिखोगे तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियर जो है 30 से लेकर 62 तक, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस ग्रेजुअली इंक्रीज हो गई, ठीक है। और आयरन 56 के लिए ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम है 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसका मतलब है ये न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, आयरन न्यूक्लियस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड देन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, क्योंकि 56 तक आप देखो फिर से एक बारी, 56 तक बढ़ गया,
56 तक बढ़ गया, फिर और थोड़ा कम हो गया 62 तक, फिर पहले इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया ग्रेजुअली। ठीक है, अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब लास्ट का पॉइंट हम देखेंगे। ए ग्रेटर देन 62, 62 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, 62 यहां पे 62 ऑनवर्ड्स बाइंडिंग एनर्जी जो है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यूरेनियम के लिए सबसे कम है। उसके बाद फॉर हाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होता है। एंड फॉर यूरेनियम 238 इसके लिए ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, उसके लिए डिक्रीज हो जाएगा सबसे कम और पहुंचेगा वैल्यू 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ। और 30 से लेकर 170 तक जो है, 30 से लेकर 170 तक, यहां से यहां तक, हाँ 170 तक, ये वाला बैलेट जो है, ये बैलेट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर। यहां से टेक्स्ट बुक पे आप देखना, क्योंकि वेरिएशन है किताबों में। 30 से किन्होंने लिखा है 30 to 140 कुछ बुक्स ने, तो ये 30 से लेकर पांचवा पॉइंट 30 से लेकर 170 तक मास नंबर जो है, ये है रीजन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर। इसमें सारी न्यूक्लियर जो है वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अब प्यारे बच्चों ये 5 पॉइंट्स आए, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस ग्राफ की सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, अब देखो प्यारे बच्चों सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर वन, लाइटर न्यूक्लियर जो है, लाइटर न्यूक्लियर, बहुत सारे जो स्टार्ट में जो लाइटर न्यूक्लियर थे यहां के, ये वाला न्यूक्लियर, ये वाला न्यूक्लियर, इनकी बाइंडिंग एनर्जी अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों बहुत ही कम है। इसका मतलब है ये अनस्टेबल है। और हेवी न्यूक्लियर जो लास्ट में ये आए, हेवी न्यूक्लियर, इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, ये भी अनस्टेबल है। तो सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे आप? नंबर वन, लाइटर न्यूक्लियर एंड हेवी एंड वेरी हेवी न्यूक्लियर has less binding energy per nucleon, so both are unstable, दोनों के दोनों अनस्टेबल है। ठीक, अब जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर है, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर। ठीक है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर को क्या है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर जो है, जो यहां से यहां तक आते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, इनका बाइंडिंग एनर्जी जो है ज्यादा है, दे आर स्टेबल न्यूक्लियर, हैव हाई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, सो दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, लाइटर हेवी न्यूक्लियर जो है, वेरी हेवी न्यूक्लियर, जो कि अनस्टेबल था, ये ब्रेक होता है इनटू इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, इनटू इंटरमीडिएट न्यूक्लियर में ये ब्रेक होगा। क्या बोलोगे सर कैसे? ये जो वेरी हेवी न्यूक्लियर है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर में ब्रेक डाउन होगा। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर में जब ब्रेक डाउन होगा, इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज होगी, और ये क्या बनेंगे? स्टेबल। इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी प्यारे बच्चों? रिलीज। उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, लाइटर न्यूक्लियर जो है, लाइटर न्यूक्लियर, वो भी क्या है प्यारे बच्चों? अनस्टेबल है, वो भी अनस्टेबल है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम। वो फ्यूज होंगे, वो फ्यूज होंगे टू फॉर्म इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, वो फ्यूज होंगे ताकि इंटरमीडिएट, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उससे क्या होगी? इंक्रीज, और वो स्टेबल हो गए। इस प्रोसेस में भी एनर्जी क्या होगी? रिलीज। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर से हेवी न्यूक्लियर भी अनस्टेबल, ब्रेक डाउन होंगे दो में और एनर्जी रिलीज होगी। लाइटर न्यूक्लियर भी अनस्टेबल, कंबाइन होंगे और इंटरमीडिएट बनाएंगे, इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? अभी तो मैंने बोला न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में
हेवी न्यूक्लियस जो है, हेवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है इनटू इंटरमीडिएट न्यूक्लियर या लाइटर बोलो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, जिसकी वजह से एनर्जी जो है प्यारे बच्चों वो क्या होगी, रिलीज होगी। जैसा कि आपको पता है यूरेनियम 92 टू 38 वो ब्रेक डाउन होता है क्रिप्टॉन में। वो तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, अगर लिखोगे भी यूरेनियम 92 238 इसकी बहुत सारी फिशन रिएक्शंस है। एक में 3 न्यूट्रॉन लगाता है, दूसरे में 2 न्यूट्रॉन लगाते हैं, इसमें ए निकलता है प्लस बी निकलता है प्लस न्यूट्रॉन निकलते हैं। आप वो पूरी रिएक्शन खुद दिखा सकते हो अगर 2 मार्क्स का है। अगर 1 मार्क्स का है फिर सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसमें, टू लाइटर न्यूक्लियर जो है, टू लाइटर न्यूक्लियर जो है प्यारे बच्चों वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म इंटरमीडिएट न्यूक्लियर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एग्जांपल्स भी अगर आपको देनी पड़ेगी, अगर एग्जाम्पल देनी पड़ेगी फिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हो यूरेनियम जो है प्यारे बच्चों 92 235। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन ट्रिगर करने के लिए हमें न्यूट्रॉन लगाना पड़ता है फिशन रिएक्शन, न्यूट्रॉन हमने लगाया तो ब्रेक डाउन हुआ, इसमें बेरियम है प्लस क्रिप्टॉन है और 3 न्यूट्रॉन्स ये फिर से देगा और देगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 56 141 36 92 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। तो ये रही आपकी फिशन रिएक्शन की एग्जांपल। अगर फ्यूजन रिएक्शन दिखानी है आपको, फ्यूजन रिएक्शन, तो बहुत सारी एग्जांपल्स है। 1H2 प्लस 1H2 ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन वो देता है हीलियम 2 3 प्लस 1 न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। तो ये एग्जाम्पल थी फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की, और इसके अलावा भी आप देख सकते हो जो आपको याद रहे। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों एटम्स एंड न्यूक्लियर, जो कि पूरा कंक्लूड हो गया। अब आपको सिर्फ एक चैप्टर बचता है सेमीकंडक्टर्स, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। उसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा सारे चैप्टर्स का जो आप प्रिपेयर करोगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिसको आप गेस भी बोलते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी 1 या 2 दिन में मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।